स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है गाइस। जब तक से आप स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे तब तक से आप सही सेंटेंस नहीं बना पाएंगे, सही सेंटेंस नहीं बोल पाएंगे। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर को समझना होगा, देन आपको सिचुएशन को भी समझना होगा कि कब किस सिचुएशन में किस तरीके के सेंटेंस बोलना है। इस पर आपको पकड़ मजबूत करनी होगी, तभी आप सही अंग्रेजी बोल पाएंगे। अंग्रेजी बोलने के लिए गाइस आपको टेंस को तो सीखना ही होगा। बिना टेंस जाने, बिना कुछ ग्रामर जाने आप अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। अगर कोई बोलता है कि बिना ग्रामर के ही तुम अंग्रेजी सीख लोगे, बोल लोगे, तो गलत बोल रहा है। इस भ्रम में आप मत रहिए, अपने टाइम को मत वेस्ट करिए। डोंट वेस्ट योर टाइम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज संगीता सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पोकन इंग्लिश ट्रिक्स। आज की वीडियो में आप गाइस फ्यूचर परफेक्ट टेंस को समझने जा रहे हैं और इसके पहले आपने प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंसेस को समझा। अगर आप वीडियोस को नहीं देखे हैं गाइस तो प्लीज डू चेक इट आउट, क्योंकि अगर आप उन दोनों को ठीक से समझ गए हैं तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को समझना आपके बाएं हाथ का खेल होगा, क्योंकि यहां पर भी आप वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस गाइस यानी कि कंप्लीटेड एक्शन इन फ्यूचर है। जो काम फ्यूचर में किसी निश्चित समय से पहले हो चुका होगा, जो क्रिया फ्यूचर में किसी निश्चित समय तक पूरी हो चुकी होगी, कंप्लीट हो चुकी होगी, उसको बताने के लिए हम लोग इस टेंस का यूज करते हैं। यानी कि गाइस सेंटेंस बोलते समय आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आप फ्यूचर के किसी काम के बारे में बात कर रहे हैं, किसी क्रिया के बारे में बात कर रहे हैं, वो क्रिया एक निश्चित समय के पहले पूरी हो चुकी होगी, वो काम, वो एक्शन एक निश्चित समय के पहले पूरा हो चुका होगा, तब हम लोग इस टेंस का यूज करेंगे। अगर कोई क्रिया फ्यूचर में जारी होगी तो हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, लेकिन कोई क्रिया एक निश्चित समय तक पूरी हो चुकी होगी तो हम लोग इस टेंस का यूज करेंगे। सो गाइज आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो एक सेकंड के लिए भी मिस मत करिए गाइज। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो गाइज सबसे पहले हम लोग पहचान को समझते हैं। हिंदी के वाक्य के अंत में चुकूंगा, चुकेंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका हूंगा, या आ होगा, ई होगी, या होगा, इस तरह के साउंड्स आएंगे। यानी कि लिया होगा, गया होगा, ली होगी, इस तरह से ये साउंड्स आएंगे गाइज। तो ये रहे हिंदी के पहचान है, लेकिन अंग्रेजी बोलने के लिए आपको सिचुएशन को समझना होगा। जब तक से आप सिचुएशन को नहीं समझेंगे गाइज तब तक से आप अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। तो गाइज सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग सिचुएशन को समझेंगे। तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह से होगा गाइज कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखेंगे एंड देन इसके बाद आप विल हैव या शैल हैव का यूज करेंगे। विल हैव, शैल हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स हैं एंड इसके बाद में आप क्या करेंगे कि वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे एंड देन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि विल हैव का यूज आप आई और बी के साथ भी कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। शैल हैव का भी यूज आप आई और बी के साथ करेंगे, लेकिन विल हैव का यूज आप आई और बी के साथ कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट के साथ आप विल हैव का यूज करेंगे, इसलिए हम लोग आगे विल हैव के साथ ही समझेंगे। तो गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ग्रामर का रूल है कि हैव के बाद अगर कोई एक्शन वर्ड्स आते हैं तो आप थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। यानी कि हैव के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा। कभी भी आप गो नहीं लिखेंगे, गोज नहीं लिखेंगे, गोइंग का यूज नहीं करेंगे एंड देन वर्ब के हैव के बाद में आप वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, यानी कि गॉन का यूज होगा। वर्ब के थर्ड फॉर्म यानी कि गॉन, इटेन, प्लेड, इस तरह से ग्रामर का रूल है गाइस कि हैव के बाद कोई एक्शन वर्ड्स आते हैं तो वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। गोइंग नहीं लिखेंगे, गोज नहीं लिखेंगे, गो नहीं लिखेंगे, गलत होगा, गॉन लिखेंगे, है ना। विल हैव प्लस V3, शैल हैव प्लस V3, शुड हैव प्लस V3, वुड हैव प्लस V3, इस तरह से ये ग्रामर का रूल है। आप इसको एक बार ढंग से समझ जाएंगे तो जिंदगी भर के लिए आप बोल नहीं पाएंगे। तो गाइज नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर अब हम लोग समझेंगे। पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे गाइज एंड देन
विल एंड हैव के बीच में आप नॉट का यूज करेंगे। विल हैव नॉट इस तरह से आप नहीं लिखेंगे, विल एंड हैव के बीच में आप नॉट का यूज करेंगे। जैसे विल बी, शैल बी के बीच में आप नॉट का यूज कर रहे थे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में, वैसे ही यहाँ पर भी आप विल हैव के बीच में नॉट का यूज करेंगे, शैल हैव के बीच में नॉट का यूज करेंगे। एंड देन वर्ब के थर्ड फॉर्म, एंड अगर ऑब्जेक्ट है तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। एंड इंटरोगेटिव में गाइस सबसे पहले आप विल का यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट, देन हैव का यूज यहाँ पर करेंगे, यानी बचा हुआ जो वर्ड है यहाँ पर लिखेंगे। विल हैव यहाँ पर नहीं लिखेंगे, विल देन सब्जेक्ट, देन इसके बाद में आप हैव का यूज करेंगे, देन वर्ब के थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट का यूज होगा। अगर सेंटेंस क्या से शुरुआत होता है गाइस, तो इस तरह से विल को शुरुआत में लिखेंगे। एंड देन अगर नहीं की जब बात होगी तो विल एंड सब्जेक्ट एंड नॉट का यहाँ पर यूज करेंगे, देन हैव का यूज करेंगे। एंड देन वर्ब के थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट का यूज होगा। अगर आप क्वेश्चन वर्ड के साथ आप सेंटेंस को बनाना चाहते हैं तो शुरुआत में आप क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे, यानी कि वेन, व्हाट, व्हाई, इस तरह से। एंड देन गाइस अगर आप कॉन्ट्रैक्शन के साथ यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो विल और नॉट को एक साथ वोंट लिखेंगे, देन सब्जेक्ट, देन हैव, देन वर्ब के थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। यहाँ पर नॉट अगेन नहीं लिखेंगे क्योंकि विल और नॉट ऑलरेडी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन के साथ लिखा गया है। इस तरह से यहाँ पर विल और नॉट को अलग अलग नहीं करेंगे। इस तरह से गाइस ये रहे स्ट्रक्चर्स। अब हम लोग सिचुएशन को समझते हैं। तो पहला सिचुएशन इस तरह से होगा गाइस कि जो कार्य भविष्य में किसी निश्चित समय तक समाप्त हो चुका होगा, यानी कि जिस काम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो काम फ्यूचर में किसी निश्चित समय तक है, यानी निर्धारित समय तक समाप्त हो चुका होगा, तो उसको बताने के लिए हम लोग इस टेंस का यूज करेंगे। यानी कंप्लीटेड एक्शन इन फ्यूचर, फ्यूचर में एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा, खत्म हो चुका होगा, क्रिया पूरी हो चुकी होगी, तो हम लोग इस टेंस का यूज करेंगे। और यहाँ पर गाइस ये वर्ड्स आएंगे जैसे बाय द टाइम, उस समय तक, बाय मतलब होता है तक, बाय देन तब तक, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के अंत तक, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते के अंत तक। इस तरह से गाइस यहाँ पर डेडलाइन है, यानी कि जब भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस से सेंटेंसेस बनाते हैं तो एक डेडलाइन होती है। उस डेडलाइन के पहले कोई भी काम समाप्त हो चुका होगा, क्रिया कंप्लीट हो चुकी होगी, तो इस टेंस का यूज करेंगे। अगर डेडलाइन नहीं है गाइस तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा, यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज होगा। तो गाइस अब हम लोग कुछ सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सैली ऑलवेज लिव्स फॉर वर्क एट 8:30 in the morning, सैली हमेशा अपने काम के लिए सुबह 8:30 पर निकलती है। सो शी वोंट बी एट होम एट 9 o'clock, इसलिए वह 9 बजे घर पर नहीं होगी। दैट मीन्स शी विल हैव गॉन टू वर्क, यानी कि वह काम पर जा चुकी होगी, एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा। तो यहाँ पर विल हैव प्लस V3 वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो इस तरह से गाइस आप समझ सकते हैं कि जो सैली है 8:30 बजे काम पर जाती है, निकलती है, एंड देन 9 o'clock पर वह घर पर नहीं होगी। दैट मीन्स कि वह काम पर जा चुकी होगी, यानी क्रिया जो है कंप्लीट हो चुका होगा। कब? फ्यूचर में। तो यहाँ पर आप विल हैव का यूज करेंगे, देन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, और विल हैव गाइस सभी सब्जेक्ट के साथ आप करेंगे। यहाँ पर कोई सिंगुलर और प्लूरल का चक्कर नहीं है, विल हैव आप सभी के साथ यूज करेंगे। एंड देन नेक्स्ट वन इज मैं इस महीने के अंत तक यह किताब पढ़ चुका हूँगा। इस तरह से गाइस मैं आपसे बता रही हूँ कि मैं इस महीने के अंत तक इस किताब को पढ़ चुकी हूँगी, यानी कि एक डेडलाइन आ रहा है यहाँ पर, और उस डेडलाइन के पहले मैं इस काम को कर चुकी हूँगी, इस किताब को पढ़ चुकी होंगी। तो इसको अंग्रेजी में इस तरह से बनाएंगे गाइस कि आई विल हैव रेड दिस बुक बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, यानी कि इस महीने के अंत तक मैं इस किताब को पढ़ चुकी होंगी। एंड देन नेक्स्ट वन इज ही विल हैव कम बाय 10 o'clock, वह 10 बजे तक आ चुका होगा। तो यहाँ पर एक डेडलाइन है गाइस, उसके पहले काम कंप्लीट हो चुका होगा। आई विल हैव रेड दिस बुक ट्वाइस बाय देन, तब तक यह किताब मैंने 2 बार पढ़ ली होगी।
ली होगी, यहाँ पर देख सकते हैं आप इस तरह से गाइज यहाँ पर साउंड्स आएंगे, यानी कि चुका होगा, चुकी होगी, जरूरी नहीं है ली होगी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन को देखिए कि कोई भी काम फ्यूचर में एक निर्धारित समय के पहले समाप्त हो चुका होगा तो हम लोग इस टेंस का यूज करेंगे। तब तक यह किताब मैंने 2 बार पढ़ ली होगी। तो इस तरह से आई हैव रेड दिस बुक ट्वाइस बाय देन। सॉरी, आई विल हैव रेड दिस बुक ट्वाइस बाय देन। मैं, आई विल हैव, तो गाइज यहाँ पर आई भी बोल सकते हैं, आई विल हैव रेड दिस बुक ट्वाइस बाय देन। तब तक यह किताब मैंने 2 बार पढ़ ली होगी, पढ़ चुकी होगी। एंड द नेक्स्ट वन इज दे विल हैव रिटर्न योर मनी बाय नेक्स्ट संडे। अगले संडे तक वे लोग तुम्हारे पैसे वापस कर चुके होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस कि एक डेडलाइन आ रहा है और डेडलाइन के पहले कोई भी एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा, तो इस टेंस का हम लोग यूज करेंगे। एंड देन नेक्स्ट वन इज you'll have finished your syllabus by this time next year। यानी अगले साल इस समय तक, by यानी तक, अगले साल इस समय तक तुम अपना सिलेबस फिनिश कर चुके होगे। तो यहाँ पर गाइज एक डेडलाइन आ रहा है और उस डेडलाइन से पहले काम हो चुका होगा, तो हम लोग इस टेंस का यूज करेंगे। तो गाइज अब हम लोग कुछ इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यू और विल के बाद में नॉट का यूज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में। यू विल नॉट हैव फिनिश्ड, यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म है, योर सिलेबस बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, इस तरह से। और अगर आप कॉन्ट्रैक्शन में यूल को लिख रहे हैं तो यहाँ पर नॉट का बस यूज करेंगे, यूल नॉट, इस तरह से। या अगर आप विल और नॉट को एक साथ लिख रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन में तो यू वोंट बोलेंगे, यू वोंट हैव फिनिश्ड, इस तरह से लिखेंगे। एंड देन इंटरोगेटिव में गाइस आप क्या करेंगे कि विल को आप शुरुआत में लिखेंगे एंड देन सब्जेक्ट का यूज करेंगे, यानी कि विल यू नॉट की अगर बात होगी इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव तो नॉट को लिखेंगे, देन हैव को आप यहां पर लिखेंगे एंड देन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को लिखेंगे। एंड अगर आप कॉन्ट्रैक्शन के साथ लिखना चाहते हैं तो पहले आप विल और नॉट को एक साथ वोंट लिखेंगे, या आप WH फैमिली के साथ तो वाई लिखेंगे, वेन लिखेंगे, देन वोंट का यूज करेंगे, देन यू का सब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट के बाद में आप हैव का यूज करेंगे, देन वर्ब के थर्ड फॉर्म, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को लिखेंगे। तो इस तरह से गाइज यहाँ पर भी हम लोग कुछ समझ लेते हैं इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ। जैसे आई विल नॉट हैव रेड दिस बुक बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, यहाँ पर आप नॉट का यूज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में। आई और विल को आप आई भी बोल सकते हैं, जैसे कि आई और विल का कॉन्ट्रैक्शन आई विल हैव, तो हैव को आप कॉन्ट्रैक्शन में नहीं लिखेंगे, आई और विल को एक साथ कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो आयल बनेगा, आयल हैव, इस तरह से आयल हैव, इस तरह से आई और विल यहाँ पर 2 लेटर को हटा देंगे एंड देन अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे, देन डबल एल का यूज करेंगे। प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब का कॉन्ट्रैक्शन इस तरह से होगा गाइस कि आई और विल का आप आयल एंड देन हैव को लिखेंगे, आयल हैव, इस तरह से। वी विल हैव, इस तरह से आप करेंगे। हैव को आप कुछ नहीं करेंगे, है ना, वी और विल के साथ आप कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। यू विल यूल, इस तरह से यूल हैव। ही विल he'll have, they will they'll have and she will she'll have। इस तरह से गाइज आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी इन कॉन्ट्रैक्शंस को समझे थे। आई विल हैव, I'll have, we will have, you will have, you'll have, he will have, he'll have, they will have, they'll have and she will have, she'll have। इस तरह से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन के साथ भी सेंटेंसेस को आप बोल सकते हैं। जैसे आई विल, तो यहाँ पर आई भी बोल सकते हैं, आई नॉट हैव, या फिर विल और नॉट को एक साथ आप लिख सकते हैं कि आई वोंट हैव रेड दिस बुक बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। इस तरह से आप लिख सकते हैं। एंड देन अगर आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं गाइस, तो विल को आप शुरुआत में लिखेंगे, विल आई हैव रेड दिस बुक बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस तरह से। एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव में अगर बात करते हैं तो विल आई, इसके बाद में विल आई नॉट हैव रेड दिस बुक बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस तरह से। एंड अगर आप इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में विल और नॉट को एक साथ लिखना चाहते हैं तो शुरुआत में आप वोंट का यूज करेंगे, वोंट आई हैव रेड दिस बुक, यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म
दिस बुक बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। इस तरह से रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को लिखेंगे आप। क्वेश्चन वर्ड का आप यूज करते हैं तो व्हेन, व्हाई, वेयर, इस तरह से पहले क्वेश्चन वर्ड का आप यूज करेंगे। देन विल और नॉट को एक साथ यानी कि व्हाई वोंट लिखेंगे। व्हाई वोंट आई हैव रेड दिस बुक बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। इस तरह से गाइज सेंटेंस को बनाएंगे। एंड यहाँ पर गाइज ये पॉजिटिव सेंटेंस हुआ, नेगेटिव में आप बनाएंगे तो यहाँ पर नॉट का यूज करेंगे। ही विल नॉट हैव कम बाय 10 o'clock। इस तरह से इंटरोगेटिव में विल ही हैव कम बाय 10 o'clock। इस तरह से इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव में विल ही नॉट हैव कम बाय 10 o'clock। इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। एंड देन अगर आप कॉन्ट्रैक्शन में लिखते हैं तो वोंट लिख देंगे। वोंट ही हैव कम बाय 10 o'clock। इस तरह से यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में आई विल नॉट, यहाँ पर नॉट का यूज कर देंगे। आई विल नॉट हैव रेड दिस बुक ट्वाइस बाय देन। इस तरह से यहाँ पर नॉट का आप यूज करेंगे। विल का आप शुरुआत में लिखेंगे इंटरोगेटिव में एंड देन आई को आप लिखेंगे। देन हैव, देन वर्ब के थर्ड फॉर्म, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इस तरह से गाइस आप इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे और क्वेश्चन वर्ड के साथ आप बनाएंगे जब, तो शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे। आई होप कि गाइज अब आप पहला सिचुएशन को समझ चुके हैं, तो अब आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद में हम लोग सेकेंड सिचुएशन को समझेंगे। इस तरह से गाइज अभी तक आपने समझा कि कोई काम फ्यूचर में एक निश्चित समय से पहले हो चुका होगा तो उसको बताने के लिए आप इस टेंस का यूज करेंगे। लेकिन इफ टू एक्शंस टेक प्लेस इन द फ्यूचर, यानी कि जब दो काम फ्यूचर में हो चुके होंगे, द फर्स्ट वन इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जो काम पहले हो चुका होगा तो उसको बताने के लिए आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। यानी विल हैव, शैल हैव प्लस V3 का यहाँ पर यूज करेंगे। एंड द सेकेंड वन इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी जो एक्शन बाद में होगा, जो काम बाद में होगा उसको बताने के लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। यानी सब्जेक्ट एंड वर्ब के बेस फॉर्म का आप यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप वर्ब के साथ एस या ईएस को लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आप क्या करेंगे, वर्ब के बेस फॉर्म का यूज करेंगे। गाइस इसके बारे में मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वीडियो में बताई हूं। अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज डू चेक इट आउट। यानी कि गाइस फ्यूचर में एक समय तक दो काम हो चुके होंगे, एक काम दूसरे काम से पहले हो चुका होगा। जो काम पहले हो चुका होगा उसको बताने के लिए आप इस टेंस का यूज करेंगे, और जो काम बाद में होगा उसको बताने के लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। और यहां पर गाइस ये वर्ड्स आएंगे, यानी कि व्हेन, बिफोर, बाय द टाइम एटसेट्रा। और इन वर्ड्स के बाद जो भी सेंटेंस आएगा गाइज उसको आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। यानी आप कह सकते हैं कि जिस सेंटेंस का शुरुआत इन वर्ड्स से होगा उसको आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। तो चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिस करते हैं। सो फर्स्ट वन इज आई विल हैव टेकन अ बाथ बिफोर द स्कूल बस अराइव्स। स्कूल बस के आने से पहले मैं नहा चुका हूंगा या चुकी हूंगी। इस तरह से गाइस कौन सा काम पहले हुआ, कौन सा काम पहले हो चुका होगा फ्यूचर में, नहाने का। यानी कि स्कूल बस के आने से पहले मैं नहा चुका हूंगा, तो नहाने का काम पहले हुआ फ्यूचर में। तो यहां पर आप क्या करेंगे कि विल हैव एंड शैल हैव का यूज करेंगे एंड देन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो आप यहां पर शैल हैव का भी यूज कर सकते हैं, आई शैल हैव टेकन अ बाथ। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। V3 वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो काम फ्यूचर में पहले हो चुका होगा वहां पर हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, और जो काम बाद में होगा तो वहां पर आप क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। एंड सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आप एस या ईएस को लगाएंगे, कहां, वर्ब के साथ। तो यहां पर एस का हमने यूज किया है। द स्कूल बस अराइव्स। इस तरह से गाइज आप सेंटेंस को बनाएंगे। और बिफोर यानी कि पहले, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं गाइज कि ये जो वर्ड्स आएंगे इसके बाद में जो सेंटेंस आप बनाएंगे, इन वर्ड्स के बाद में जो भी सेंटेंस आएंगे गाइज, जो भी सेंटेंस आप बनाएंगे तो
तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। हालांकि हिंदी बोलते समय लगेगा कि ये सेंटेंस विल के साथ बनाया जाएगा, जैसे स्कूल बस के आने से पहले, या आगे आप समझेंगे कि जब तुम आओगे, तो यहाँ पर गागेगी आएगा, लेकिन आप यहाँ पर विल का यूज नहीं करेंगे, आप यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करेंगे। एक सेंटेंस जो है, जो काम पहले हो चुका होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, और जो काम बाद में होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिएगा। एंड देन नेक्स्ट वन इज यू विल हैव गॉट रेडी बिफोर वी विजिट योर हाउस। हम लोगों के तुम्हारे घर पहुंचने से पहले, हम लोगों के तुम्हारे घर पहुंचने से पहले तुम तैयार हो चुके होगे। इस तरह से गाइस यहाँ पर विल हैव एंड देन गॉट, वर्ब के थर्ड फॉर्म है, गेट गॉट गॉट। इस तरह से यू विल हैव गॉट रेडी बिफोर वी विजिट योर हाउस, हम लोगों के तुम्हारे घर पहुंचने से पहले ये क्रिया खत्म हो चुकी होगी फ्यूचर में, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज हमने किया है, एंड देन यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का, और यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है, दैट्स वाई वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। ठीक। एंड देन नेक्स्ट वन इज बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। जिस समय तक, बाय द टाइम जिस समय तक मैं स्टेशन पहुंचूंगा, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, ट्रेन छूट चुकी होगी। तो काम कौन सा पहले हुआ, ट्रेन का छूटना, ट्रेन का जाना पहले हो चुका होगा। तो यहां पर आप विल हैव का यूज करेंगे, एंड देन वर्ब के थर्ड फॉर्म। एंड जब तक मैं स्टेशन पहुंचूंगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिंदी के वाक्य में गा गे गी आ रहा है, लेकिन आप यहाँ पर आई विल रीच द स्टेशन नहीं लिखेंगे, सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि बाय द टाइम इसके बाद में जो सेंटेंस आएगा उसको आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाएंगे, फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करेंगे। विल यानी कि सेंटेंस में गा गे गी आएगा, तभी भी आप यहाँ पर विल का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करेंगे। गाइस विशेष ध्यान दीजिएगा। एंड देन नेक्स्ट वन इज विल यू हैव हैड लंच ऑलरेडी व्हेन वी अराइव। क्या तुम पहले ही लंच कर चुके होगे जब हम लोग आएंगे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं गाइस कि यह जो सेंटेंस है इंटरोगेटिव का है, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, और यहाँ पर सेंटेंस का शुरुआत विल से हुआ है, एंड देन सब्जेक्ट एंड देन हैव का यहाँ पर यूज हुआ है। एंड यहां पर गाइस हैड खाने के लिए, है ना, हैव का थर्ड फॉर्म हैड होता है, तो यहां पर हैड खाने के लिए यूज हुआ है, और यहां पर ये थर्ड फॉर्म है, हैव हैड। यहां पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। विल हैव यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, एंड हैड यहां पर वर्ब है, मेन वर्ब खाने पीने के लिए। डन। हेल्पिंग वर्ब विल, एंड यहां पर हैव जो है बचा हुआ वर्ड है, शेष आप कह सकते हैं, शेष शब्द है यहां पर, यानी विल हैव के साथ विल यहां पर आया, देन सब्जेक्ट का यूज किए, क्योंकि यहां पर आप क्या कर रहे हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो विल को आप शुरुआत में लिखेंगे, और सेंटेंस का शुरुआत क्या से हो रहा है, तो विल का आप यूज यहाँ पर शुरुआत में करेंगे, देन सब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन हैव यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब्स जो बचा हुआ शब्द है उसको आप यहां पर लिखेंगे, एंड देन मेन वर्ब का यहां पर यूज होगा, एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को आप लिखेंगे लंच ऑलरेडी। इस तरह से क्या तुम पहले ही लंच कर चुके होगे व्हेन वी अराइव, जब हम लोग आएंगे। गागेगी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आप विल का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर वेन मतलब जब, और जब के बाद जो भी सेंटेंस आप बनाएंगे उसको आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे, विल को आप नहीं लिखेंगे। एंड देन नेक्स्ट वन इज दे विल हैव प्लेड फुटबॉल इन दैट फील्ड बिफोर यू रीच। तुम्हारे पहुंचने से पहले वे लोग उस मैदान में, इन दैट फील्ड, उस मैदान में फुटबॉल खेल चुके होंगे। खेलने का काम पहले हो चुका होगा, दैट्स वाई यहां पर आप विल हैव का यूज करेंगे, एंड देन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, एंड देन तुम्हारे आने से पहले यह जो काम है बाद में हुआ गाइज। इस तरह से यहां पर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वी वन का आप यहां पर यूज करेंगे वर्ब के बेस फॉर्म का।
इस तरह से यहाँ पर दे विल को एक साथ कॉन्ट्रैक्शन में लिख सकते हैं। दे हैव प्लेड फुटबॉल इन दैट फील्ड बिफोर यू रीच। तुम्हारे आने से पहले वे लोग उस मैदान में फुटबॉल खेल चुके होंगे। एंड देन नेक्स्ट वन इज राहुल एंड रानी हैव बीन मैरिड फॉर 24 ईयर्स। यहाँ पर ये सेंटेंस गाइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। आप देख सकते हैं हैव एंड वर्ब के थर्ड फॉर्म का यहाँ पर मैंने यूज किया है। यह सेंटेंस समझने के लिए लिखकर लाई हूँ गाइस। राहुल एंड रानी हैव बीन मैरिड फॉर 24 ईयर्स। राहुल एंड रानी की शादी को 24 साल हो गए हैं। एंड नेक्स्ट ईयर अगले साल नेक्स्ट ईयर दे विल हैव बीन मैरिड फॉर 25 ईयर्स। यानी कि नेक्स्ट ईयर अगले साल दे विल हैव बीन मैरिड फॉर 25 ईयर्स। अगले साल उनकी शादी को 25 साल हो चुके होंगे। तो इस तरह से गाइस आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि विल हैव एंड देन वर्ब के थर्ड फॉर्म में अगले साल उनकी शादी को 25 साल हो चुके होंगे। इस तरीके के सेंटेंस भी आप गाइस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे विल हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म। तो अब हम लोग गाइस कुछ नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर आप क्या करेंगे गाइस, आई विल हैव के बीच में आप विल और हैव के बीच में नॉट का यूज करेंगे अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं। तो आई विल नॉट हैव टेकन अ बाथ, इस तरह से सेंटेंस को लिखेंगे बिफोर द स्कूल बस अराइव्स। यहाँ पर आप नॉट का यूज करेंगे। विल हैव के बीच में नॉट का यूज होगा। स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है गाइस। जब तक से आप स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे तब तक से आप सही सेंटेंस नहीं बना पाएंगे, सही सेंटेंस नहीं बोल पाएंगे। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर को समझना होगा। देन आपको सिचुएशन को भी समझना होगा कि कब किस सिचुएशन में किस तरीके के सेंटेंस बोलना है। इस पर आपको पकड़ मजबूत करनी होगी, तभी आप सही अंग्रेजी बोल पाएंगे। अंग्रेजी बोलने के लिए गाइस आपको टेंस को तो सीखना ही होगा। बिना टेंस जाने, बिना कुछ ग्रामर जाने आप अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। अगर कोई बोलता है कि बिना ग्रामर के ही तुम अंग्रेजी सीख लोगे, बोल लोगे, तो गलत बोल रहा है। इस भ्रम में आप मत रहिए। अपने टाइम को मत वेस्ट करिए। डोंट वेस्ट योर टाइम। एंड यहाँ पर गाइज आई और विल को एल भी लिख सकते हैं। विल नॉट को एक साथ वोंट भी बोल सकते हैं। आई वोंट हैव टेकन अ बाथ बिफोर द स्कूल बस अराइव्स। इस तरह से यू विल नॉट हैव, इस तरह से यहाँ पर नॉट का यूज करेंगे। गॉट रेडी बिफोर वी विजिट योर हाउस, इस तरीके से। अगर इंटरोगेटिव बनाते हैं तो विल यू हैव गॉट रेडी बिफोर, इस तरह से विल को आप शुरुआत में लिखेंगे। एंड देन यहाँ पर बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन विल नॉट, यहाँ पर नॉट का यूज करेंगे। द ट्रेन विल नॉट हैव लेफ्ट। इस तरह से आप प्रश्न पूछते हैं तो विल द ट्रेन हैव लेफ्ट, इस तरह से। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव में बनाएंगे तो विल द ट्रेन नॉट हैव लेफ्ट, इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। एंड देन यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस है ही। अगर आप इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो विल यू नॉट, यहाँ पर नॉट का यूज करेंगे। विल यू नॉट, इस तरह से यहाँ पर नॉट का यूज होगा। एंड देन हैव का यूज होगा। देन हैड, सॉरी कहा मैं थी, यहाँ पर, हाँ, हैड एंड हैड खाने पीने के लिए। एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को लिखेंगे। और सेकेंड जो सेंटेंस है, जो काम बाद में हुआ, उसके लिए आप क्या करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वर्ब में एस या ईएस को लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब के बेस फॉर्म का यूज होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब के साथ एस या ईएस को आप लगाएंगे। दे विल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल इन दैट फील्ड बिफोर यू रीच, यहाँ पर नॉट का यूज करेंगे। विल दे हैव प्लेड फुटबॉल इन दैट फील्ड बिफोर यू रीच, इस तरह से यहाँ पर शुरुआत में आप विल का यूज करेंगे। एंड अगर आप प्रश्न पूछना चाहते तो वाई विल दे, इस तरह से लिखेंगे। वाई विल दे हैव प्लेड फुटबॉल इन दैट फील्ड बिफोर यू रीच। और इसके साथ नहीं भी लगाना चाहते हैं तो वाई के साथ विल और नॉट को कंट्रैक्शन में लिखेंगे। तो वाई वोंट दे हैव प्लेड फुटबॉल इन दैट फील्ड बिफोर यू रीच, इस तरह सेंटेंस को बनाएंगे। नेक्स्ट ईयर दे विल नॉट हैव बीन मैरिड फॉर 25 ईयर्स, इस तरह से यहाँ पर विल हैव के बीच में नॉट का यूज करेंगे गाइज। अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो यहाँ ये सेंटेंस जो है पॉजिटिव सेंटेंस है।
अगर आप नेगेटिव में बनाना चाहते हैं तो विल और हैव के बीच में नॉट का यूज करेंगे। इंटरोगेटिव बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर विल का यूज करेंगे, विल का शुरुआत में यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट, देन हैव, देन बीन, वर्ब के थर्ड फॉर्म में। इस तरह से विल दे हैव बीन मैरिड, इस तरह से आप बोलेंगे। एंड देन इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव में विल दे नॉट हैव बीन, इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। अगर आप कॉन्ट्रैक्शन में लिखते हैं तो वोंट दे हैव बीन, इस तरह से सेंटेंस को आप बनाएंगे गाइज। तो आई होप गाइज इतना आप समझ चुके हैं, तो अब आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आई होप कि गाइज आज का लेसन आपको बहुत पसंद आया होगा। गाइज अंग्रेजी बोलने के लिए स्ट्रक्चर एंड सिचुएशन को समझना बहुत जरूरी है। आप ठीक से स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे तभी आप सही सेंटेंस बना पाएंगे। और गाइज अगर सिचुएशन को समझते हैं तभी आप कब, कहां, किस तरीके के सेंटेंसेज बोलना है यह समझ जाएंगे। और अंग्रेजी बोलने के लिए यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, तभी आप अंग्रेजी बोल पाएंगे, सही अंग्रेजी बोल पाएंगे। और इसके साथ ही साथ गाइज कुछ रूल्स है, जैसे मैंने बताया कि हैव के बाद अगर वर्ब यानी कि कोई भी क्रिया, खाने पीने, रोने गाने, हंसने खेलने कूदने, जाने आने, ये एक्शन वर्ड्स आएंगे तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होगा, जैसे विल हैव प्लस V3, shall have प्लस V3, should have प्लस V3, would have प्लस V3, इस तरह से वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही यूज करना होगा। यहाँ पर आप कभी भी गो, गोज, गोइंग या वेंट सेकेंड फॉर्म का आप यूज नहीं करेंगे। गो का यूज नहीं करेंगे, गोज, गोइंग, वेंट का यूज नहीं करेंगे। क्या करेंगे, गॉन का यूज करेंगे, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल भी आप कर सकते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो कुछ रूल्स को भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो गाइस वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कुछ कंफ्यूजन है गाइस तो वीडियो को फिर से देखें। इसके बाद भी कुछ कंफ्यूजन रह जाता है गाइस तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगी। गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज 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 लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसके साथ ही साथ बेल के निशान को दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं गाइस, टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।